हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ और ये प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। कल जो कंप्यूटर का वीडियो आया था उसमें मैंने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बी होराइजन अथवा मिट्टी की मध्यम परत को सही रूप से निरूपित करता है? पहला है, यह चट्टानों के छोटे पिंडों से बनी होती है और उसमें दरारें तथा विदरिकाएं होती हैं। दूसरा है, ये आमतौर पर मुलायम छिद्र वाली होती है और अधिक पानी को धारण कर सकती है। तीसरा है, इसमें कम मात्रा में ह्यूमस होता है किंतु खनिज अधिक होते हैं और आमतौर पर कठोर और अधिक सुसंबद्ध। और चौथा है, यह कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना मुश्किल होता है। तो मृदा जो होती है विभिन्न परतों से बनी होती है जिन्हें सन स्तर के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक में अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जो बी सन स्तर है उसके बारे में बताना है। तो इसमें कम मात्रा में ह्यूमस होता है और खनिज अधिक मात्रा में होते हैं। आमतौर पर ये कठोर और अधिक सुसंबद्ध होती है। तो तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो बी सन स्तर है ए सन स्तर की तुलना में अधिक सघन और कठोर होता है, जिससे यह कम छिद्रपूर्ण और खोदना अधिक कठिन होता है। और इसमें अक्सर मिट्टी, लोहा, एल्यूमिनियम और कार्बनिक यौगिकों का संचय होता है जो ऊपरी की परतों से ले जाया गया होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब जो ए सन स्तर है ये मृदा की ऊपरी परत होती है, जैविक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों से भरपूर होती है। आमतौर पर जो ऊपरी परत होती है ये मुलायम होती है और छिद्रपूर्ण होती है, छिद्र होते हैं इसमें, और पानी को अच्छी तरह से बरकरार रखती है जिससे यह पौधों के विकास के लिए आदर्श होती है। और सन स्तर बी के नीचे सन स्तर सी होता है जिसमें यह बड़े चट्टान के टुकड़ों से बनी होती है और इसमें ऊपरी परतों में पाए जाने वाले महीन कणों का अभाव होता है। तो इन सब के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अब इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मृदा में गहरा कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों और जानवरों के पदार्थों के अपघटन से बनता है। यह अपनी पोषक तत्व सामग्री और जल धारण क्षमता में सुधार करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, अनाज के दानों को उसकी डंडी से अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? पहला है हाथ से चुनकर, दूसरा है पिटाई करके, तीसरा है फटक कर और चौथा है छान कर। अब अनाज के दाने हैं और उनको डंडी से अलग करना है, तो किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? हाथ से चुनकर, ये तो गलत हो गया। पिटाई करके, ये सही है। जो डंडियां होती हैं उन्हें पीटा जाता है तो दाने जो होते हैं वह डंडियों से अलग हो जाते हैं। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। हाथ से चुनकर कब प्रयोग किया जाता है? जब चावल या दाल में कोई कंकड़ होते हैं तो उन्हें हाथ से चुनकर अलग फेंक दिया जाता है। फटक कर क्या होता है? जब गेहूं आपने देखा होगा साफ किए जाते हैं तो उन्हें फटका जाता है, क्योंकि गेहूं में जो हल्के कण होते हैं जैसे भूसा हुआ या लकड़ी के छोटे छोटे गेहूं की लकड़ी जो होती है उसके टुकड़े हुए तो उन्हें फटका जाता है, तो जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वह दूर गिरती हैं। और छानना, जैसे कि जब आप चाय बनाते हैं तो उसे छानते हैं। तो इन प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 1 दिसंबर, दूसरा है 15 दिसंबर, तीसरा है 19 दिसंबर और चौथा है 4 दिसंबर। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट के शुभारंभ की स्मृति में मनाया जाता है। तो आपका जो विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प, 4 दिसंबर। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है?
ऑपरेशन ट्राइडेंट एक नौसैनिक आक्रमण अभियान था जिसे भारत की नौसेना ने भारत पाक युद्ध के दौरान 4 दिसंबर 1971 की रात को शुरू किया था। इस अभियान में मिसाइल नौकाओं का उपयोग शामिल था और इसके परिणाम स्वरूप कई पाकिस्तानी जहाजों, जिसमें विध्वंसक PNS खैबर भी शामिल था, का डूबना हुआ। इस सफल अभियान ने पाकिस्तानी नौसेना को काफी कमजोर कर दिया और भारतीय सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाया। अब भारत पाक युद्ध के बारे में आपको क्या याद रखना है? 1971 का भारत पाक युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य संघर्ष था जो 13 दिनों तक 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो ये आपको याद रखना है। मैं साथ में इसलिए बताती चल रही हूँ कि यदि इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फिनोल्फ्थालीन सूचक की कुछ बूंदें मिला दी जाएं तो किस प्रकार का बदलाव दिखाई देगा? पहला है, यह अम्लीय विलयन को लाल रंग और क्षारीय विलयन को नीले रंग में बदल देगा। दूसरा है, यह अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी रंग और क्षारीय विलयन को हरे रंग में बदल देगा। तीसरा है, यह अम्लीय विलयन को गुलाबी रंग में बदल देता है और क्षारीय विलयन रंगहीन रहता है। और चौथा है, अम्लीय विलयन रंगहीन रहता है और क्षारीय विलयन को गुलाबी रंग में बदल देता है। तो फिनोल्फ्थालीन क्या है? एक सूचक है जिसका उपयोग अक्सर अनुमापन में विलयन के pH की पहचान करने के लिए किया जाता है। अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन रंगहीन रहता है और क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन गुलाबी रंग में बदल जाता है। ये आपको याद रखना है। अब अम्ल जो होते हैं और क्षार, इनके बारे में भी याद रखिएगा। पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। इस प्रश्न में जो विकल्प आपका सही है वह है चौथा विकल्प। अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन रंगहीन रहता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। अब अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं और जो लिटमस पेपर होता है उस पर कैसा प्रयोग देते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्षार के बारे में भी, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। इनका स्वाद खट्टा होता है और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये छोटी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अब क्षार क्या है? क्षार जो होते हैं इनका स्वाद जो होता है कसैला होता है, यानी कि कड़वे होते हैं। स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। pH मान 7 से ज्यादा होता है, ये भी याद रखिएगा। इनका स्वाद जो होता है कड़वा होता है, कसैला जैसा होता है। अब इसमें तो सूचक के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन जो है वह क्या है? एक सूचक है। तो सूचक क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका प्रश्न जो है चाहे किसी भी प्रकार से पूछा जाए, प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। सूचक क्या होते हैं? सूचक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय विलयनों में मिलाए जाने पर रंग बदलते हैं। इनका उपयोग विभिन्न रासायनिक प्रयोगों और अनुमापन में विलयन के pH का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद संविधान में महिलाओं को बुनियादी अधिकार से बाहर करने के विरोध में ओलंपी डे गोजेस ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? पहला है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, दूसरा है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, तीसरा है द सेकेंड सेक्स और चौथा है द वुमेन डेस्ट्रॉयड। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मैंने आपको कल डिटेल में बताया था। ये 1789 से 1799 तक फ्रांस में आमूल परिवर्तन का एक काल था। इससे राजशाही का पतन, लोकतंत्र का
उदय और प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद संविधान में महिलाओं को बुनियादी अधिकार से जब बाहर कर दिया गया तो ओलंपी डे गौजेस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अनुसार राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है? पहला है द्विचरणीय पद्धति, दूसरा है सरल बहुमत पद्धति, तीसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और चौथा है वैकल्पिक मतदान पद्धति। तो भारत में राज्यसभा के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। द्विचरणीय पद्धति क्या है? यह एक मतदान प्रणाली है जिसका उपयोग एक विजेता का चुनाव करने के लिए किया जाता है, जहां मतदाता अपने चुने हुए उम्मीदवार के लिए एक मतदान करता है। यदि किसी भी उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में मत प्राप्त नहीं होते तो शीर्ष 2 उम्मीदवार पद मतदान के दूसरे दौर में आगे बढ़ते हैं। सरल बहुमत पद्धति क्या है? तो इस प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार चुनाव जीतता है। यह साधारण बहुमत प्रणाली और विजेता उम्मीदवारों को मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ये साधारण बहुमत प्रणाली होती है, तो ये आप याद रखिएगा। वैकल्पिक मतदान पद्धति क्या है? इसे अधिमान्य मतदान के रूप में भी जाना जाता है। यह मतदाताओं को प्राथमिकता के क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करने की अनुमति देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में रबी की फसल के रूप में दलहन की कौन सी किस्म उगाई जाती है? पहला है चना, दूसरा है उड़द, तीसरा है अरहर और चौथा है मूंग। तो भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। जो रबी की फसलें होती हैं इन्हें शीतकालीन फसलें कहते हैं, जिन्हें मानसून की बारिश के बाद बोया जाता है जब मिट्टी में पर्याप्त नमी होती है। मुख्य रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर। तो ये सभी क्या है? ये रबी की फसलें हैं। अभी जो समय चल रहा है, अभी जो फसलें हैं खेतों में, वो रबी की फसलें हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी दलहन की किस्म उगाई जाती है, तो चना की। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? इन्हें मानसूनी फसलें कहते हैं और मानसून की शुरुआत के साथ इन्हें बोया जाता है। इनमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास शामिल है। और जायद की फसलें क्या होती हैं? गर्मियों के मौसम में उगाई जाती हैं। इनमें सब्जियां शामिल होती हैं, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सभी इसमें उगाया जाता है जायद की फसलों में। तो तीनों फसलों के बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं। लिखा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। सूची 1 में पुरस्कार लिखे हैं और पुरस्कार शुरू करने का वर्ष सूची 2 में लिखा है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये हुई है 1985 में। तीसरे से मिला देंगे। खेल कूद में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई 2002 में। इसे चौथे से मिला देंगे। अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई 1961 में और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इसकी 2009 में। तो इस क्रम में आप देखेंगे ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। यानी कि आपका जो चौथा विकल्प है, विकल्प जो है नीचे लिखे हुए हैं, जो चौथा विकल्प है नीचे आप देख लीजिए विकल्प, इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कोशिका को परिबद्ध करने वाली पतली बाहरी सीमा क्या कहलाती है? पहला है केंद्रक, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है कोशिका झिल्ली और चौथा है स्टोमेटा। तो कोशिका को परिबद्ध करने वाली पतली बाहरी सीमा क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
कोस्का झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है, एक पतली लचीली बाहरी सीमा है जो कोस्का की सामग्री को घेरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी? पहला है थॉमस हॉब्स, दूसरा है जॉन लॉक, तीसरा है जीन जैक्स रूसो और चौथा है मॉन्टेस्क्यू। तो जीन जैक्स रूसो द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जीन जैक्स रूसो 18वीं शताब्दी के एक प्रमुख दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे जिनके काम ने पूरे यूरोप में प्रबुद्धता को प्रभावित किया। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में प्रसूति प्रसुविधा का उपबंध किया गया है? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है मूल कर्तव्य, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा है नागरिकता। तो भारत के संविधान के किस भाग में प्रसूति प्रसुविधा का उपबंध किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 42 में विशेष रूप से राज्य को कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? पहला है जौ, दूसरा है सरसों, तीसरा है मटर और चौथा है पटसन यानी जूट जिसे कहते हैं। तो खरीफ की फसल पूछी गई है, जूट यानी पटसन। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जूट एक लंबा, मुलायम, चमकदार वनस्पति रेशा है जिसे मोटे मजबूत धागों में काता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्कृष्ट एथलीट पीटी उषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। करेक्ट बताना है। पहला है उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया, दूसरा है उन्हें निर्विरोध भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, तीसरा है वे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पद प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है और चौथा है वे राज्यसभा की सदस्य हैं। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है। ए बी डी सही है। तो ए बी डी सही है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सी क्यों गलत है? क्योंकि वे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पद प्राप्त करने वाली पहली महिला है, दूसरी नहीं है। तो ए बी डी इसमें सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को प्रस्तुत करते समय जॉन न्यूलैंड्स को ऑक्टेव्स का विचार किससे मिला? पहला है महासागर से, दूसरा है संगीत से, तीसरा है अर्थव्यवस्था से और चौथा है गर्जन से। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को प्रस्तुत करते समय जॉन न्यूलैंड्स को ऑक्टेव का विचार मिला था संगीत से। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जॉन न्यूलैंड्स एक अंग्रेजी रसायनज्ञ थे जिन्होंने 1864 में सप्तक का नियम प्रस्तावित किया था। उन्होंने देखा जब तत्वों को बढ़ते परमाणु भार से व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के समान गुण होते हैं जो संगीत में सप्तक के समान होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला का राजनीतिक चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था? पहला है कानून का मानवीकरण, दूसरा है ज्ञानोदय, तीसरा है शाश्वतत्व और चौथा है फ्रांस के ध्वज। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला का राजनीतिक चिन्ह किसका प्रतीक था? कानून का मानवीकरण का। पहला विकल्प इसमें हो जाएगा सही। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित प्रश्न 2023 वाले पेपर में पूछे गए हैं, संभावना है कि इस बार भी पूछे जाएंगे।
अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया जाता है? पहला है वैकल्पिक मतदान पद्धति, दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, तीसरा है सरल बहुमत पद्धति और चौथा है द्विचरणीय पद्धति। तो भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किए जाते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? अब 2023 वाले पेपर में जब मैंने देखा है तो आप ये देखेंगे, आप भी यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ें, पेपर देखें तो आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, फसलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, भारत रत्न से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक तो आपको तैयार कर ही लेने हैं। अब रबी की फसल इसमें पूछी गई है, सरसों, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन अलग अलग मॉक टेस्ट, अलग अलग अगला प्रश्न दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में निम्नलिखित किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण किया गया था? पहला है थालासेरी का किला, थालासेरी का किला कहाँ पर है? केरल, दूसरा है भरतपुर का किला राजस्थान, तीसरा है कनेरी का किला महाराष्ट्र और चौथा है पुराना किला दिल्ली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में थालासेरी का किला का निर्माण किया गया और ये केरल के मालाबार क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनाया गया था। तो पहला विकल्प इसमें हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा 1967 में एक ओपिनियन पोल कराया गया जिसमें लोगों से यह पूछा गया कि वह महाराष्ट्र का एक हिस्सा बनना चाहते हैं अथवा अलग रहना चाहते हैं? पहला है गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है बॉम्बे और चौथा है दमन। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, गोवा। 1967 में भारत की केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत संग्रह आयोजित किया जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या वे महाराष्ट्र में विलय होना चाहते हैं या अलग इकाई के रूप में रहना चाहते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ओक और चेस्टनट आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। दूसरा है आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर अत्यधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तीसरा है आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन भारत में एक प्रकार के पर्वतीय वन हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में प्रश्न को देखते चलें। तो ओक और चेस्टनट भारत में आर्द्र समशीतोष्ण वनों में पाए जाने वाले विशिष्ट वृक्ष प्रजातियां हैं जो आमतौर पर महत्वपूर्ण नमी और मध्यम जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ए सही हो गया। और आर्द्र समशीतोष्ण वन 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्रीय जलवायु और भूगोल के आधार पर कुछ बदलाव के साथ ये वन मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ बी गलत है, ए और सी सही है, यानी कि आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आज मैंने 20 प्रश्न लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।